हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मैराथन सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमारा आज तीसरा दिन है। इससे पहले हमने आपको 2 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उन्हें देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो कंप्लीट करा दिया है। फिर दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार और लवण वो कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा इस सीरीज को लेकर के तीसरा दिन है, तो आज लेकर के आए हैं हम तीसरा चैप्टर, जो कि है हमारा धातु और अधातु। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में धातु और अधातु। तो धातु और अधातु हमारी क्या होती हैं तो वो बताएंगे आज हम आपको। तो चलते हैं इस चैप्टर को आगे लेकर के। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे लेकर के चलते हैं, तो आगे देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें जानेंगे धातु और अधातु हमारी क्या होती हैं, तो यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान की दुनिया में, किसकी यानी कि साइंस की दुनिया में, धातु मेटल्स और अधातु नॉन मेटल्स। ये ध्यान रखना, धातु को क्या बोलते हैं हम, मेटल्स बोलते हैं, और अधातु को नॉन मेटल्स बोलते हैं। वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे कि और आवश्यकताओं को पूरा भी करती हैं। जैसे कि हमारी ये धातु कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे बर्तन हो जाएगा, तार हो जाएगा, और गैस ये क्या हो जाएगी हमारी, अधातु हो जाएगी। ऑक्सीजन अधातु हो जाएगी। सिलेंडर धातु हो जाएगी, और दवाइयाँ ये हमारा अधातु में आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं तत्वों से बनी होती है। इन्हें धातु और अधातु की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं को समझना में हमारी को मदद करता है। तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, धातु जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है तो वह धातु की श्रेणी में आ जाती हैं, जो कि हो मेटल्स होनी चाहिए। जैसे कि हमारा लोहा हो जाएगा, लोहा, चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि। ठीक है, यानी कि आदि। तो ये हमारी धातुएं क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी हमारी, ये हमारी धातुएं हो जाएंगी। और अधातु में क्या हो जाएगी हमारी, लकड़ी हो जाएगी, कोई भी गैसेस हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारी किस में आ जाएंगी, वो हमारी अधातु में आ जाएंगी। तो देख लेते हैं और आगे हम, तो और आगे क्या है, तो अब यहाँ पर एक बोर्ड की दृष्टि से नोट दे रखा है। तो यह अध्याय बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक विषय के बारे में विस्तार से समझें। ठीक है, तो ये जो दे रखा है, ये दे रखा है कि ये जो टॉपिक है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, तो देख लेते हैं हम और आगे और क्या दे रखा है। तो अब हमें दे रखी है धातुओं की भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, तो धातुओं की भौतिक अवस्थाओं को देखते हुए चलते हैं हम। तो धातुओं के भौतिक आवश्यकता या फिर क्या कह सकते हैं हम इन्हें, भौतिक गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे कर लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। तो अब देखते हैं हम इसके धातुओं के भौतिक गुण धर्म। ठीक है, तो धातुएं सामान्यतः ठोस, चमकदार क्या होती हैं, धातु जो होती हैं हमेशा वह ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं, और आदि क्या कह रखा है इसने, अच्छे ताप पर विद्युत की चालक होती हैं। तो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि धातुएं जो होती हैं ज़्यादातर विद्युत की चालक होती हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स हमारी विद्युत की चालक नहीं होती हैं। ठीक है, इनके गुणधर्म इन्हें दैनिक जीवन में उपयोगी बनाते हैं। नीचे दिए गए गुणधर्मों में हम धातुओं को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो नीचे गुणधर्म दिए गए हैं, जैसे कि ये इस प्रकार दिए गए हैं, तो इन्हें कर क्या कर सकते हैं हम अपने धातु और अधातु को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा भौतिक गुण, तो भौतिक गुण किस किस में होता है, यानी कि अभी कहा था इन्होंने कि चमकदार वस्तुओं में। ठीक है, ये रहा चमकदार वस्तुओं में। तो चमक और चमकदार
बात तो वही है। तो धातुओं की सतह को चमकदार होती हैं, तो धातुओं की जो वो होती हैं सतह, तो वो क्या होती हैं हमारी चमकदार होती हैं। तो जैसे कि हमारा सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और तांबा हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार कठोरता, तो कठोरता किस में होती है, ये भी हमारी किस में रहती हैं, मेटल्स में ही रहती हैं, यानी कि धातु में ही रहती हैं। तो धातुएं कठोर होती हैं, परंतु कुछ धातुएं क्या होती हैं हमारी नरम होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि सोडियम, सोडियम क्या है, एक हमारे ये नरम धातु है, लेकिन है क्या धातु, और एक लोहा कठोर होता है, ठीक है। उसी प्रकार तन्यता, तन्यता, तन्यता किसे बोलते हैं, तो तन्यता बोलते हैं उसे जो ज़्यादा गर्म करके और उसे अधिक लंबाई तक खींचा जा सके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तन्य होता है वो क्या होता है हमारा सोना होता है। तो धातुओं को पीटकर चादर में बदला जा सकता है, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नमनशीलता, तो नमनशीलता धातुओं को तार में बदला जा सकता है। तो यानी कि कोई भी हमारी धातु है, ठोस है, तो उसे क्या कर सकते हैं हम तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा सोना या चांदी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लास्ट और बचा हुआ है हमारा, तो वो क्या है, तो उसे भी देख लेते हैं। वो है हमारा ताप चालकता। तो ताप चालकता उसे इसमें क्या है, धातुएं ऊष्मा की सुगमता से प्रभावित करती हैं, और जैसे तांबा और एल्युमिनियम, ठीक है। विद्युत चालन, चालन या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, चालकता। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है, यानी कि सुचालक, इनमें धारा जो है आसानी से प्रभावित हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि तांबा और क्या है हमारे पास चांदी, ठीक। उसी प्रकार ध्वनि की गूंज, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्वनि होती है वह ठोस में ही होती है, ठोस यानी कि मेटल्स में ही होती है। इसका सही से आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, कहीं बहुत दूर से क्या आ रही हो, ट्रेन आ रही हो, और उस पर हम पटरी पर अपना कान लगा करके सुनेंगे, तो उसमें धारा, अब वो ध्वनि जो है आपको आसानी से सुनाई दे जाएगी, ठीक है। तो ये एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये क्या है, धातुएं चोट लगने पर धातु क्या करती हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो यानी कि हम जब किसी धातु से और दूसरी धातु को क्या करते हैं, पीटते हैं, तो क्या करती हैं ये धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो जैसे लोहे की घंटी या कांसा, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या कर रहा है इन्होंने, लोहे की घंटी। यानी कि जब हम स्कूल में जाते हैं और वहाँ घंटी से घंटी मारते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से साउंड निकलता है, यानी कि आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो उसी को कह रहा है ये। तो देख लेते हैं हम और आगे। तो और आगे है धातुओं के भौतिक गुण। तो अब हम देख लेते हैं सामान्यतः धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, तो अब क्या हो जाएगा हमारा धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स, सामान्यतः वे तत्व होते हैं। तो अब क्या है यहाँ पर, ये अधातुओं की क्या है डेफिनेशन, यानी कि हम डेफिनेशन किस प्रकार लिख सकते हैं कि अधातुएं सामान्यतः वो तत्व होते हैं जो धातुओं को विपरीत गुणधर्म को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये मुख्यतः गैस या फिर ठोस रूप में पाई जाती हैं। तो हमारी जो ये अधातु हैं ये या तो मुख्यतः ठोस रूप में पाई जाएंगे। ठोस रूप कैसे, लकड़ी क्या है हमारी एक ठोस है जो कि हमारी क्या है अधातु है। और गैस के फॉर्म में कैसे, जैसे कि हमारी हाइड्रोजन हो जाएगी, ये क्या है हमारी गैस है, लेकिन वैसे क्या है अधातु है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे केवल ब्रोमीन तरल अधातु का उपयोग जीवन में अनेक क्षेत्र में किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के रूप में, क्लोरीन के रूप में। इनके भौतिक गुणधर्म निम्न हैं, ठीक है। तो हमारी जो अधातुएं होती हैं उनका निम्न भी क्या, उनका
यूज भी क्या किया जाता है, निम्न तरीके से किया जाता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन के रूप में करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर नाइट्रोजन, गुब्बारे में गैस भरने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार तो और आगे देख लेते हैं हम, और आगे क्या दिया गया है। तो हमें यहाँ पर दिए गए हैं इनके भौतिक गुण, किसके, अधातु के। तो अधातु के भौतिक गुण देख लेते हैं क्या क्या हैं। यहाँ पर क्या है उसके बारे में विवरण दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, उदाहरण, यानी कि कौन कौन सी अधातु हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्थिति, ठीक है। तो अधातुएं सामान्यतः कुछ गैस, कुछ ठोस, एक तरल होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होती है, हमारी नमी भी दिखाई देती है और यह गैस भी है, ठीक है। उसी प्रकार ठोस यानी कि सल्फर। सल्फर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ठोस हो जाएगा, लेकिन वैसे क्या रहेगा, ये हमारा अधातु रहेगा। उसी प्रकार ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, तरल है, लेकिन फिर भी क्या है, अधातु है। उसी प्रकार चमक। चमक यानी कि अधातु वे चमकहीन होती हैं। तो चमकहीन का मतलब क्या होता है, यानी कि अधातुओं में चमक नहीं होती, ठीक। उसी प्रकार जैसे कि कार्बन। कार्बन और दूसरा क्या है हमारा फास्फोरस, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर है भंगुरता। भंगुरता अधातुएं ठोस की अवस्था में क्या होती हैं, अभंगुर होती हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा हमारा, सल्फर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तन्य एवं नमनशीलता। तन्य यानी कि किसी धातु से क्या कर सकते हैं हम, लंबा तार खींचने की व्यवस्था, तो वो इन धातुओं में नहीं है। जैसे अधातुएं कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट का अपवाद है। ग्रेफाइट किसका, ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का ही अपर रूप है, तो ये ग्रेफाइट वही है, ठीक है। सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ये क्या है हमारे, क्या है, कुचालक हैं। और ग्रेफाइट क्या है, ओनली ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। उसी प्रकार ध्वनि उत्पादन। ध्वनि उत्पादन में धातुएं ध्वनि नहीं उत्पन्न करती और कोई भी नहीं करती, ठीक है। यानी कि अधातुएं जो है हमारी, वह कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ठीक। उसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के, ठीक है। तो अब हो जाएगा हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो देख लेते हैं हम आगे आगे क्या है हमारे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर क्या है हमारी, ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातु केवल जो है हमारी चमक एवं तन्य और क्या होती हैं, चालकता के लिए नहीं पहचाने जाते। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है, धातुएं जो होती हैं हमारी, केवल इसमें चमक होती है, तन्यता होती है, ये यानी कि इन सभी गुणधर्मों के लिए नहीं पहचानी जाती। ये पहचानी जाती हैं कि जैसे कि हमें कोई वर्क करना हो या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना हो, तो ये उसमें हमें कार्य के रूप में पहचानी जाती हैं। जैसे कि हमारी ये विद्युत धारा हमें चलानी हो, तो वो किस में चलाएंगे हम, धातुओं में ही चलाएंगे। तो ये उसी प्रकार कुछ अभिक्रियाओं में चला की जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बता रहा है, बल्कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में भी भाग लेते हैं। जैसे धातु के रासायनिक गुणधर्म एवं अभिक्रियाशील स्वभाव अन्य के साथ अभिक्रिया एवं यौगिक बनाने की क्या करती हैं, ये क्षमता को दर्शाती हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हमें इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब हो जाएगा कि धातुएं केवल चमक, तन्य एवं चालकता के लिए नहीं पहचानी जाती, बल्कि ये रासायनिक पदार्थों में और रासायनिक अभिक्रियाओं में आदि में क्या करते हैं, ये भाग लेती हैं और उनके नाम से भी क्या करती हैं, ये पहचानी जाती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम जानकारी में क्या है यहाँ पर। तो सभी धातुएं सोना और प्लेटिनम की तरह निष्क्रिय नहीं होती। कुछ जैसे पोटेशियम और सोडियम बहुत अधिक सक्रिय होती हैं और जल के से क्या करते हैं, यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया करती हैं। तो जौन सी हमारी ये पोटेशियम और सोडियम धातु है, ये क्या हैं, दोनों धातु हैं, ये हमारी जल के साथ बहुत तेज़ी से क्या करती हैं, यहाँ पर ये अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म, तो इसमें देख लेते हैं
तो ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया। तो धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे 4Na+O2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये जब दोनों मिलेंगी तो हो जाएगा हमारा Na2O, क्या हो जाएगा ये, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार ये जब क्या करेगी हमारी धातु, जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कुछ धातुएं हमारी जल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हुए क्या बनाती हैं, यहाँ पर ये क्षार बनाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर पोटेशियम प्लस क्या हो जाएगा हमारा, जल। तो जब ये हमारा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार और आगे देख लेते हैं हम, जब ये क्या करेगा हमारे साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे, जो कि हमारा HCl क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे Zn हमारा जिंक हो जाएगा, तो जिंक जब हमारा अम्ल के साथ यानी कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, यानी कि ZnCl2 प्लस में क्या कर देगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार लवणों के साथ विस्थापन। तो लवणों के साथ विस्थापन, सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं एवं उनके लवणों में क्या करती है, यहाँ पर विस्थापित कर देती है। उसी प्रकार जैसे कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो Fe प्लस क्या हो जाएगा, CuSO4। ठीक है, तो FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, Cu। ठीक है, तो अब हम और देख लेते हैं आगे। तो और आगे रहेगा हमारा, अब रहेगा ये एनोडीकरण। तो एनोडीकरण भी देख लेते हैं, एनोडीकरण हमारा क्या है यहाँ पर, ये तो एनोडीकरण है। एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु या फिर विशेषता किसे ले लेते हैं हम, एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलाइट में डुबोकर उसे एनोड बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या है, एल्युमिनियम को डुबोकर इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, जिससे उसकी सतह पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड की क्या बन जाती है, यहाँ पर परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एनोडीकरण, यानी कि हम किसी भी धातु को एनोडीकरण करने के लिए क्या करते हैं, विलयन में डुबोते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट के क्या करते हैं, विलयन में डुबोते हैं। उसी प्रकार इसकी प्रक्रिया क्या है एनोडीकरण की, तो वो है एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाता है, तो यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड। तो यानी कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड जो है एल्युमिनियम, वो पहले नेगेटिव था, तो यदि हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में डुबोएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड बन जाता है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को भी डुबोया जाता है। धारा प्रभावित करने के लिए सतह पर ऑक्साइड यानी कि Al2O3 की क्या बनती है, परत बनती है। यह परत धातुओं को जंग से बचाने और उसे रंगने में मदद करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और आगे, तो और आगे क्या है हमारा। ठीक है, एनोडेशन का क्या है हमारे पास यहाँ पर उद्देश्य। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसे। तो आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है हमारे, यहाँ पर उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा यहाँ पर उद्देश्य रहेगा और क्या रहेगा यहाँ पर विवरण रहेगा। तो यानी कि हम किसी भी धातु को जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर और क्या कह सकते हैं हम, उसमें रंग में परिवर्तन करने से कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा उद्देश्य। तो सबसे पहले ही जो आता है वो आता है सुरक्षा। तो यानी कि कैसे हम धातुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 क्या कर सकते हैं, जंग से बचाने के लिए सुरक्षात्मक परत बनाती है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोहे पर क्या कर दें, लोहे पर पेंट कर दें। ठीक है, सबसे पहले क्या कर दें हम, पेंट कर दें, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इस पर कुछ यानी कि ग्रीस लगा दें। क्या लगा दें, ग्रीस, या फिर क्या लगा दें, कोई तेल युक्त
कोई पदार्थ लगा दें, ठीक है, जिसमें क्या हो, चिकनाई हो, तो उसे क्या कर सकते हैं हम, लोहे को संक्षारण से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लोहा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार सुरक्षित हो जाएगा। उसी प्रकार सौंदर्य, तो सौंदर्य क्या है, रंगों में अवशोषण में क्या करता है, यह मदद करता है, यह उसे क्या बनाता है, सुंदर बनाता है। और क्या है फिर मजबूती, मजबूती क्या है, सतह कठोर और टिकाऊ बनती है, ठीक है। उसी प्रकार रासायनिक प्रतिरोध, तो रासायनिक प्रतिरोध रासायनिक प्रभावों से क्या करता है, ये बचाव में मिलता है, ठीक है। तो ये रासायनिक प्रतिरोध हमें वहीं मिलता है। तो अब हम इसके क्या देख लेते हैं, उपयोग। तो उपयोग क्या क्या है इसके, खिड़की फ्रेम में भावात्मक सामग्री, ठीक है, रसोई बर्तन में क्या है, घरेलू उपकरण। उसी प्रकार यहाँ पर साइकिल और मोटर के क्या बनते हैं, यहाँ पर पार्ट्स उसी के बनते हैं, ठीक है। और ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में क्या करता है, काम आता है। तो अब हम देख लेते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, तो सभी धातुएं जल के साथ क्या करती हैं, समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती। तो ये जो हमारी सभी धातुएं हैं वो सभी एक समान जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कुछ ही धातुएं हैं जो हमारी जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो धातुएं जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती हैं, जबकि कुछ मंद धातु गति से करती हैं। तो यानी कि कुछ तो हमारी तेज़ गति से करते हैं धातुएं, कुछ हमारी मंद गति यानी कि धीमी गति से करते हैं, ठीक है। तो यह अभिक्रिया मुख्यतः क्या करती है, हाइड्रोजन गैस से उत्सर्जन एवं धातु हाइड्रोक्साइड निर्माण के रूप में होती है, ठीक है। सक्रिय धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, तो अब हम क्या है यहाँ पर, सक्रिय धातुओं की क्या है, जल के साथ अभिक्रिया, तो इसे भी देख लेते हैं। तो क्या है, सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये बहुत अधिक क्या है, सक्रिय धातुएं हैं, दोनों की दोनों। जैसे अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं, ये ठंडे जल के साथ भी तीव्र गति से प्रक्रिया करते हैं। तो यानी कि ये मेनली नहीं है कि इसे गर्म ही पानी चाहिए जब ये अभिक्रिया करेंगे, ये ठंडे जल में भी काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। ये धातुएं जल के संपर्क में आते ही फूट जाती हैं और हाइड्रोजन गैस के साथ धातु हाइड्रोक्साइड, क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी ऊष्मा क्षामिक होती है कि हाइड्रोजन गैस जल उठाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, तो Na जब हमारा यानी कि Na क्या है, सोडियम, सोडियम क्या है, हमारी बहुत ही अधिक क्या है, तीव्र गति से होने वाली क्या है, धातु है, ठीक है। तो यह जब हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमारा ये क्या बनाएगा, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। उसी प्रकार माध्यम सक्रिय धातु है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं हम। इसे देखने से पहले कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर। तो अब हम देख लेते हैं इसे। तो कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है, ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया, तो ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन तीव्र थोड़ा कम होता है। हाइड्रोजन गैस के क्या होते हैं, बुलबुले बनते हैं और एक क्षारीय विलयन बनाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए Ca प्लस क्या हो जाएगा हमारा H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। और ये है कम सक्रिय धातुएं, ये है माध्यम सक्रिय धातुएं, ये है हमारी कम सक्रिय धातुएं। कम सक्रिय धातु कौन सी है हमारी, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। तो ये क्या है हमारी, यह बहुत ही कम क्रिया करती हैं, तो ठीक है, इसलिए इन्हें अक्रिया की श्रेणी में रखा गया है। तो जैसी धातु हमारी जल के साथ बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया करती हैं, लेकिन अगर जल को गर्म कर दिया जाए तो यह अभिक्रिया थोड़ी सक्रिय हो जाती है। यानी कि जल को अगर गर्म कर दिया जाए तो यह अभिक्रिया थोड़ी तेज़ हो जाती हैं पहले की अपेक्षा, यानी कि ठंडे जल की अपेक्षा। उसी प्रकार जैसे Fe क्या जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा FeO4, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। उसी प्रकार अक्रिय धातुएं, तो अक्रिय धातुएं कौन सी है हमारे यहाँ पर, सोना, चांदी, तांबा। ये हमारी किसी भी, ये जो है जल के साथ हमारी अभिक्रिया नहीं करती, तो यानी कि इसे इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, यहाँ पर अक्रिय धातुएं कहा गया है। जैसी धातुएं जल के साथ, भाप के साथ या फिर किसी के साथ भी कोई प्रक्रिया नहीं करती, इन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पर अक्रिय धातु कहा जाता है। तो यानी कि इसके लिए सोना, चांदी और क्या है हमारा यहाँ पर तीसरा तांबा, इनके लिए धातु पानी चाहे गर्म हो या फिर ठंडा, ये क्या है
ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो उसी प्रकार इन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पर अक्रिय धातुएं कहा गया है। अब हम देख लेते हैं धातुओं का दहन। तो धातुओं का दहन में क्या है, तो जब धातुओं को वायु में गर्म किया जाता है तो अधिकांशतः धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेती हैं। यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा क्षमिक होती है, जिसमें हमारी क्या होती है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहा जाता है, वस्तुओं के दहन में यहाँ पर जो हमारी वस्तुएं होती हैं वो अधिकांशतः जब हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वह क्या बना लेती हैं, हमारी धात्विक ऑक्साइड के रूप में बन जाती हैं। तो उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, तो उसी अभिक्रिया में जो है हमारा ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं धातुएं यानी कि सक्रिय धातुएं हमारी कौन कौन सी हैं, जो कि हमारी सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है आदि धातुएं हमारी बहुत ही अत्यंत तीव्र ज्वलनशील हैं। इनका दहन बहुत तेज़ी से होता है और यह सफ़ेद क्या है, धुएं के साथ धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो जब ये गर्म होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सफ़ेद धुआं निकलता है, यानी कि सफ़ेद धुआं निकलता है और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये धातु ऑक्साइड बना लेती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जब हम इसकी सोडियम की O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब उसी प्रकार ये क्या हो जाएंगे, हमारी माध्यम क्रियाशील धातुएं, जैसे कि हमारी यानी कि जो ना तो ज़्यादा तेज़ गति से करती है ना ही धीमी गति से करती है, लगभग उनका एवरेज ही रहता है। तो वो अभिक्रिया कौन कौन सी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे हमारी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जैसी धातुएं हवा में आसानी से नहीं जलती, परंतु जब अत्यधिक गर्मी की जाती है तो ये जलती हैं और चमकशील रोशनी के साथ ऑक्साइड बनाती हैं। तो जब हम इसे ठंडे यानी कि जब हम इन्हें ऐसे ही जलाते हैं तो ये इतनी अधिक क्रियाशील नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें हल्का गर्म कर देते हैं तो ये क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील धातु के रूप में यानी कि हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, ये फिर ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार यह तेज़ रोशनी के साथ ऑक्साइड बनाती हैं। तो जैसे मैग्नीशियम की हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं और आगे। तो और आगे क्या है हमारा यहाँ पर, यह है कम क्रियाशील धातु है। जौन सी हमारी कम क्रियाशील धातु हैं वो कौन सी हो जाएगी, लोहा, तांबा, चांदी क्या हो जाएगा और सोना। ठीक है, तो वो क्या है हमारी, वो कम क्रियाशील धातु है, यानी कि सोना और चांदी क्या हो जाएंगी, ये तो अक्रियाशील धातु हो जाएंगी, क्योंकि इनके साथ तो कुछ भी कर लो ये क्या हो जाएंगी, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे। फिर भी कम क्रियाशील धातु जैसे लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इसका उदाहरण है, ये अक्रियाशील धातुओं का वो है। तो देख लेते हैं और आगे। ठीक है, धातुओं की जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो इसे भी देख लेते हैं हम। जब हम धातु की क्रिया जो है अम्लों के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो होगा जब धातुएं को अम्लों के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कर दिया जाता है, तो वे अम्ल के क्या है, हाइड्रोजन आयन में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जब हम जो है इन्हें धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारे लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये अभिक्रिया धातु की क्रियाशीलता पर क्या करती है, यहाँ पर निर्भर करती है। तो ये अभिक्रिया जो है यहाँ पर धातुओं की क्रियाशीलता पर अभिक्रिया उस पर भी क्या करती है, यहाँ पर बहुत ही असर करती है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेंगे हम सामान्य अभिक्रिया। तो सामान्य अभिक्रिया के लिए धातु रहेगा और प्लस क्या रहेगा, अम्ल। तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये लवण प्लस क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जिंक और प्लस HCl। तो धातु क्या है हमारी, जिंक है, और अम्ल क्या है हमारे पास, HCl है। उसी प्रकार लवण क्या हो जाएगा, ये ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, मुक्त हो जाएगी। तो मुक्त के लिए तो जब हमारी किसी अभिक्रिया से गैस निकलती है तो यहाँ पर हमें तीर का निशान देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, आपको बहुत ही जगह मिलेगा ये, तो आप ये मत देखना कि ये पता नहीं क्यों दे रखा है। तो ये उसलिए दे रखा है कि जब हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो उसलिए यहाँ पर ये तीर का निशान देते हैं। तो क्रियाशील धातुएं, जैसे धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वह अम्लों के साथ उतनी ही तेज़ी से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसी धातुएं अधिक तेज़ी से क्या करती हैं, अम्लों के साथ क्या करती हैं, क्रिया करती हैं और
प्रयोगशाला में इनका उपयोग क्या है, सावधानीपूर्वक किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इनका जो प्रयोग है वह बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। ये धातु जो है हमारी बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और यह क्रिया बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ बनती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कम क्रियाशील धातु हमारी कौन कौन सी हैं। तो कम क्रियाशील धातु हो जाएंगी हमारी, जैसे कि हमारा सोना हो जाएगा। ठीक है, कम क्रियाशील धातुएं तांबा, चांदी, सोना जैसी धातुएं हमारी क्या हैं यहाँ पर, ये कम क्रियाशील धातुएं, यानी कि इन्हें कुछ भी करो ऑक्सीजन के साथ यह क्या करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अनुप्रयोग देख लेंगे इनके। अनुप्रयोग में क्या है, अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जलती तीली के साथ किया जाता है। तो इसे क्या किया जाता है, पोप ध्वनि आती है। ठीक है, तो वैसी ही ध्वनि निकलती है इसमें, तो उसे देख लेते हैं। तो ये है हो जाएंगे कुछ हमारे नोट। अब क्या है, अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है, इन्हें देख लीजिएगा। ये कुछ मुख्य वो हैं। तो एक है हमारा यह है नियम मुख्य सिद्धांत। तो मुख्य सिद्धांत हमारा क्या होता है, ठीक है, तो मुख्य सिद्धांत क्या है, अधिक क्रियाशील धातुएं जब कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयन में क्या करती हैं, विस्थापित करती हैं, तो इन्हें एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये देख लेना, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ऑप्शन दे देगा क्या, अधिक क्रियाशील धातुएं प्लस कम क्रियाशील धातुएं। एक में दे देगा अधिक क्रियाशील धातुएं, दूसरे में दे देगा कम क्रियाशील धातुएं, और तीसरे में दे देगा नन, यानी कि चौथे में नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, अधिक क्रियाशील धातुएं प्लस कम क्रियाशील धातुओं को क्या कहते हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि हमारा लोहे की छड़ को तांबा यानी कि CuSO4 के विलयन में क्या किया जाता है, जब डुबोया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो ये फेरिलियम सल्फेट यानी कि बन जाता है, और प्लस को क्या कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसी प्रकार यहाँ पर FeCu से अधिक क्रियाशील है, Cu को उसके लवण से क्या कर देता है, यहाँ पर विस्थापित कर देता है। अब आती है बात कि अभिक्रिया को कैसे पहचाने। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं। तो अभिक्रिया को कैसे पहचाने, और ये भी अभिक्रिया को कैसे पहचाने, और हमें कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया यहाँ पर हुई है या नहीं। तो अभिक्रिया को कैसे पता चलेगा, जैसे कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, गैस है, या तो फिर क्या बनेगा हमारा वहाँ पर नया पदार्थ बनेगा, या फिर क्या होगा वहाँ पर रंग परिवर्तन होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ, या फिर कुछ अलग ही, या तो उसमें रासायनिक कुछ गुणधर्म होंगे, या फिर उसमें भौतिक कुछ गुणधर्म क्या हुए होंगे, चेंज हुए होंगे। तो जैसे कि विलयन में रंग बदल जाता है, या फिर नीले रंग का विलयन हरा हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा उदाहरण है कि हम अभिक्रिया को कैसे पहचाने। ठीक है, तो तेल में क्या है, यहाँ पर तल में नई धातुएं जैसे तांबा लाल भूरे रंग की क्या हो जाती है, यहाँ पर परत जम जाती है। ठीक है, उसी प्रकार सोना और चांदी जैसी धातुएं जो है कम क्रियाशील होती हैं, किसी भी लवण विलयन में अन्य धातुओं को विस्थापित नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा पोटेशियम, सोडियम और क्या होता है हमारा कैल्शियम जैसी धातुएं लगभग सभी धातुओं और उनके लवणों में क्या करती हैं, यहाँ पर विस्थापित कर देती है। उसी प्रकार यहाँ पर इन धातुओं में हम क्रियाशीलता श्रेणी को क्या करते हैं, समझ सकते हैं, और यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार सक्रियता को करेंगे। तो सक्रियता क्या है आखिरकार, तो सक्रियता क्या है इसे भी देख लेते हैं हम। तो सक्रियता है धातुओं की एक क्या है, धातुओं की एक सूची जिसमें उनकी रासायनिक क्रियाशीलता, ठीक है, क्या है, धातुओं की एक रासायनिक क्रियाशीलता जिसे हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक क्रियाशीलता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, उसे क्या करते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि हमारी कौन सी धातु कितनी जल्दी से आसानी से यानी कि अभिक्रिया करती है, विशेष रूप से अम्लों से या फिर जल तथा अन्य धातुओं के लवणों के साथ। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या करती है हमारी, तो आखिरकार बोले हम सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो सक्रियता श्रेणी होती है हमारी धातुओं की वह सूची जिसमें रासायनिक क्रियाशीलता क्रमबद्ध यानी कि क्रम के अनुसार चलती है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे ही कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा
ऊपर भी हो जाएगी और थोड़ी सी यहाँ पर भी दे रखा है कुछ शब्दों में। यह धातु की वह क्रमबद्ध सूची है जो उनके अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करने में हाइड्रोजन से जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने में और धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित करने में किया जाता है। तो विस्थापित करने का मतलब हो जाएगा यानी कि अलग करना, ठीक है। तो ये क्या है, अलग करना, अलग करना, अलग करना। तो जैसे हमें अम्लों से प्रतिक्रिया करने पर जल यहाँ से हो जाएगा। जैसे जल से हमें हाइड्रोजन निकालना है तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सक्रियता श्रेणी की, या फिर हमें धातुओं से उनके लवणों को निकालना है तो हमें क्या करेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी की क्या है यहाँ पर तालिका। तो जैसे कि पोटेशियम हो जाएगा, ये अत्यंत क्रियाशील धातु है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। उसी प्रकार यहाँ पर सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, ठीक है। उसी प्रकार कैल्शियम ये जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। तो यानी कि ये वैसे तो कम है लेकिन जल के साथ क्या है, बहुत अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है। मैग्नीशियम उच्च प्रतिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, हमारा तेजी से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड परत बनाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जिंक माध्यम क्रियाशील है। लोहा धीमी गति से करता है। उसी प्रकार सीसा कम क्रियाशील है। संदर्भ बिंदु कॉपर हो जाएगा, बहुत कम क्रियाशील है ये। मरकरी भी बहुत कम क्रियाशील है। सिल्वर लगभग अक्रियाशील ही है लेकिन क्रियाशील तो है, लेकिन कुछ नगण्य से। गोल्ड यानी कि ये तो निष्क्रिय है, ये तो क्रियाशील है ही नहीं। और प्लेटिनम वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारी क्रियाशील की श्रेणी में नहीं आते। अब हम देख लेते हैं सक्रियता। ये तो हमारा हो गया धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया। तो यानी कि जब हम धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो उसे भी देख लेते हैं हम। तो जब धातुएं अधातुएं परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम धातु और अधातु का मिक्सचर कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। तो आयनिक यौगिक बनते हैं। तो क्या बनते हैं यहाँ पर, आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिक बोलते हैं इन्हें, या फिर आयनिक यौगिक भी बोल सकते हैं। इस प्रक्रिया में धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करती है। तो जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, Na+। तो सोडियम पे क्या रहता है, हमारा प्लस चार्ज रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो प्लस वाले को क्या बोलते हैं, धनात्मक, और ऋणात्मक किसे बोलते हैं, इसे। तो यानी कि ये क्या है, हमारा धातु हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा धातु, और ये क्या है हमारा अधातु। ये क्या है हमारा अधातु, ठीक है। तो धातु क्या है, प्लस है, और अधातु क्या है हमारा माइनस है। तो धातु क्या करेगा हमारा, इसे क्या करेगा, एक यूनिक दे देगा, अपना प्लस वाला दे देगा। तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम आयनिक यौगिक, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, जिससे क्या हो जाएंगी, दोनों अभिक्रिया क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इस अभिक्रिया में की प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की क्या प्रक्रिया क्या है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं और धनायन बनाती हैं। तो धनायन, तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पर O पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये अभिक्रिया के बाद कर देगा। तो उसी प्रकार यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और धनायन बनाते हैं। जौन सी ऋणायन थी वो भी क्या बना लेती हैं, हमारे साथ अभिक्रिया करके धनायन बना लेती हैं। उसी प्रकार अधातुएं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती हैं और ऋणायन बनता है, ठीक है। धनायन प्लस ऋणायन आयनिक यौगिक बनता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर आयनिक यौगिक बन जाएगा जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना देगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो सोडियम क्या है हमारा, Na+ क्या बनाती है, क्लोरीन। तो ये क्या बनाएगी हमारी NaCl, जिसे क्या बोलते हैं हम, नमक भी बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर नमक भी बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हमारा Na और Na+ और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, सोडियम क्या है प्लस, और क्या है क्लोरीन क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा NaCl, यानी कि आयनिक यौगिक बन जाएगा, ठीक है। तो आयनिक यौगिक ये हो जाएगा। अब अभिक्रिया के उत्पाद में विशेष, तो अधिक घुलनशीलता किस में है, जल में,
उच्च गुणवत्ता गलनांक और कवथनांक, और ये क्या है विद्युत चालकता युक्त घोल में पिघलने के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं हम और आगे स्लाइड को। तो और आगे क्या है हमारा, ये हमें सीरीज थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, क्यों, हमारा ये है वन शॉट में वन चैप्टर कंप्लीट है, तो इस वजह से तेज़ी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो और अधिक तेज़ी से करेंगे वरना फिर वीडियो काफ़ी लंबा पहुंच जाएगा, तो हमें लंबा नहीं करना है, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में ही अधिक काम करना है। उसी प्रकार अन्य उदाहरण हो जाएंगे, ये देख लीजिएगा आप। मैग्नीशियम यानी कि Mg क्या है, Mg+O2 क्या हो जाएगा हमारा MgO, यानी कि यहाँ पर 2 लग जाएगा, रासायनिक हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी, 2MgO बन जाएगा। ठीक है, अब हम देख लीजिए, ये कुछ हमारे 20 इलेक्ट्रॉनिक वो हैं तत्व हैं। तो ये क्या हमारे परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, ये हैं प्रतीक, ये हैं किनके, इनके परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इन्हें देख लेंगे हम श्रेणी को, ये याद करने के लिए हैं, इन्हें याद कर लेना। ठीक है, अब हैं आयनिक यौगिकों के कुछ प्रमुख गुणधर्म। तो ये क्या होते हैं, उच्च गलनांक और कुछ उच्च क्वथनांक। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठोस अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, संचालन नहीं करते। ठोस अवस्था में आयनिक गतिशील नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत का चालकता नहीं होती। तो इनमें जो है आयनिक संचालकता नहीं होती, इसलिए क्या किया जाता है, इन्हें विद्युत का कुचालक भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें विद्युत धारा चालन नहीं करती। इसलिए ये जलीय विलयन के साथ क्या करते हैं, जब आयनिक यौगिक पानी में घुलते हैं या फिर पिघलते हैं तो वे स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत धारा संचालन करते हैं। तो यानी कि जब ये जल में घुलते हैं तो इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है। और क्या है फिर भंगुरता, तो भंगुरता में आयनिक यौगिक कठोर होते हैं लेकिन आसानी से क्या करते हैं, यह टूट जाते हैं। जैसे ही आयनिक आयन अपनी स्थिति बदलते हैं, एक जो आवेश वाले आयन को एक दूसरे के पास में आते हैं यानी कि जाते हैं, जिससे विकिरण होता है और वे पदार्थ क्या करते हैं, यहाँ पर टूट जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जल में विलयता ये देख लेंगे हम। और अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, अब हम करते हैं स्लाइड को थोड़ी फास्ट स्पीड से। ठीक है, तो कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक हो जाएंगे। तो देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का क्या गलनांक हो जाएगा इसका, तो यह 1801 डिग्री हो जाएगा, और क्वथनांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ वो हो जाएगा हमारा 1465। ठीक है, तो यानी कि गलनांक क्या है यहाँ पर, तो गलनांक है यानी कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगी, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, और 465 डिग्री पर क्या हो जाएगी, ये है उबलना स्टार्ट हो जाएगी। उसी प्रकार ये धातुओं के हैं, तो इन्हें देख लेंगे हम कुछ, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा धातुओं का निष्करण हो जाएगा, तो अयस्क का संदरण हो जाएगा, इसे भी देख लीजिएगा। ये है उच्च अभिक्रिया के साथ धातुएं, इन्हें देख लीजिएगा, ये इतने वो नहीं है, ये एक एक नंबर का वो है। अब हम देख लेते हैं इन्हें, छोटी छोटी हेडिंग है ये एक एक नंबर की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर निस्तापन। तो निस्तापन क्या है, कार्बोनेट अयस्क को बिना वायु में गर्म करना। तो ये क्या कहला जाए, हमारा निस्तापन कहलाता है। भंजक क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु के साथ गर्म करना। और अपचायक क्या है, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। विद्युत अपघटन क्या है, उच्च अभिक्रियाशीलता धातुओं को लिए आवश्यक। ठीक है, तो और आगे देख लेते हैं हम, और आगे क्या है हमारा भंजक एवं निस्तापन। ठीक है, तो भंजक क्या है हमारा, सल्फाइड अयस्कों में अधिक ताप अधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होता है। निस्तापन क्या है हमारा, कार्बोनेट को हाइड्रोक्साइड अयस्कों से अधिक ताप पर वायु की अनुपस्थिति में सीमित वायु में क्या किया जाता है, गर्म करना। ये क्या कहलाता है, हमारा भंजक कहलाता है। अंतर सारणी इसे भी देख लेंगे हम। उसी प्रकार निष्कर्षण इसे भी देख लेंगे। ठीक है, अब कारणों एवं अन्य गतिविधियाँ, यानी कि कुल मिलाकर के जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने ऊपर कवर करा दिए हैं। ये सिर्फ ऐसे ही हैं, इन्हें आप ऐसे ही देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, सोने का निष्क्रमण ये भी ऐसे ही है। निष्करण तो यानी कि निष्कर्ष जो है ये ऊपर को देख कर ही किया गया है, इसे भी देख लीजिएगा आप। ठीक है,
तो ये भी इतना कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी देख लीजिए। जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया, इसे भी देख लीजिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारी पीरियडिक टेबल है। ये हमारा ऊपर से ही जैसे आपको बताया था कि धातु हमारी क्या होती हैं। यह धातु क्या है, तो थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो धातुएं क्या होती हैं हमारी, जैसे कि हमारा पार्ट ये क्या है, धातु और अधातु क्या होती हैं, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो उसे देख लेते हैं हम। तो धातुएं हमारी क्या होती हैं, तो ये होती हैं वे तत्व जो क्या करते हैं, हमारी विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी धातु की डेफिनेशन हो जाएगी। तो वे तत्व जो हमारे विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं, चालन होते हैं, जिसे हथौड़ी से पीटने पर चादर के रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, या फिर तारों में खींचा जा सकता है। उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे ही हम धातु कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कह रहा है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, जिसे हम पीटकर तार बना सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण ऊष्मा और विद्युत क्या होती है, सुचालक होती है। अब देख लेते हैं धातुओं के भौतिक गुण। ये क्या होती है, हमारी चमकीली होती हैं, ये तन्य होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं। ठीक है, अब हमने इसका आपको मतलब सुबह ऊपर वाली स्लाइड में समझा दिया है। चमकीले होती हैं तो यानी कि धातुएं बहुत अधिक चमकती हैं। तन्य यानी कि इनसे बहुत अधिक लंबाई का क्या किया जाता है, तार खींचा जा सकता है। आघातवर्धनीय, ये जल्दी से वो नहीं होती। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ठोस धातुओं ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा आप, ये देख लीजिएगा। अब अधातु क्या है, अधातु वो हैं वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के चालक नहीं हैं, यानी कि खराब चालक होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यह भंगुर नहीं होते और धातुओं के विपरीत गुण रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी कि जिनमें धारा नहीं बहती है या फिर जिनमें ऊष्मा नहीं निकलती है, उसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पर गर्म करने पर ऊष्मा नहीं निकलती है, उसे ही क्या कहते हैं, हम अधातु बोलते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ भौतिक गुण हो जाएंगे, तो इसे देख लीजिएगा। ये हो जाएगा कुछ धातु और अधातु के बीच क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतर हो जाएगा। दिखावट में धातुएं क्या होती हैं, चमकीले होती हैं, ये क्या होती हैं, धुंधली होती हैं। आघातवर्धनीय, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं लेकिन अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती। तन्य यानी कि धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। ऊष्मा चालकता अच्छे चालक कुचालक होते हैं, जबकि ध्वनि चालकता नहीं होती। ठीक है, उसी प्रकार ये हो जाएगा। उसी प्रकार ये मिश्र धातु हो जाएगा। मिश्र धातु क्या होती हैं, जब दो धातुएं आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ पर क्या बनती है, मिश्र धातुएं। जब दो या दो से अधिक धातुओं का एक मिश्रण होता है तो उस गुण को तैयार किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पर मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु या फिर मिश्र धातु भी कहते हैं। ठीक है, या तो इसे मिश्र धातु बोल लीजिए या मिश्र धातु बोल लीजिए। तो देख लेते हैं हम और आगे प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए आप, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हमारी हो चुकी है स्लाइड ख़त्म। तो अब हम देख लेते हैं। तो ये आप सभी को वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको चौथे चैप्टर की सीरीज भी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारी चल रही है ये 13 चैप्टर की 13 वन शॉर्ट वीडियो, तो देख लीजिए। आपको यहाँ पर 3 चैप्टर करा दिए हैं कंप्लीट, कल मिलेगा आपको चौथा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।